नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंकों द्वारा साख सृजन, इसका एक बार पुनः रिवीजन करेंगे। क्रेडिट क्रिएशन, साख सृजन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। अपने आप में एक 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कहीं कोई इस क्वेश्चन का टुकड़ा नहीं होता है, पूरा क्वेश्चन एक साथ आता है। इसलिए इस पूरी स्लाइड्सों को और इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। आधुनिक बैंकों का सबसे प्रमुख कार्य साख सृजन है। व्यापारिक बैंक मांग जमाओं के रूप में मुद्रा की पूर्ति में योगदान देते हैं। व्यापारिक बैंकों की मांग जमाएं उनके नकद कोषों से कई गुना अधिक होती है। मांग जमाएं मुद्रा की पूर्ति का भाग होते हैं। हम जानते हैं जो मुद्रा की पूर्ति है वो करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट कहलाती है। करेंसी बाई कॉइन्स बाई हेल्ड बाई द पब्लिक, यानी कि जनता के पास जो नगद मुद्रा है वो, और जो बैंकों में जमा है, ये सारी की सारी मुद्रा की पूर्ति का एक भाग है। ये हम मुद्रा की पूर्ति में पहले से ही अध्ययन कर चुके होते हैं। अब जो बैंकों में जो जमा है हमारी पूंजी, वो किस प्रकार से व्यापारिक बैंकों में जमा धन साख सृजन का निर्माण करता है, यही इस लेसन का मूल आधार है। हम जानते हैं साख शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द क्रेडियो से हुई है, जिसका अर्थ है मैं विश्वास करता हूँ। अतः भविष्य में भुगतान करने की प्रतिज्ञा के आधार पर वर्तमान में कई गुना अधिक जमाएं प्राप्त कर लेना ही और कई गुना अधिक उधार दे देना ही साख कहलाता है। भविष्य में भुगतान करने की प्रतिज्ञा के आधार पर वर्तमान में मुद्रा अथवा मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त करना साख कहलाता है। हम जानते हैं, अपने सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि कई व्यक्तियों के बारे में बताते हैं, इस व्यक्ति की साख बहुत अच्छी है, इस व्यक्ति की साख खराब है। साख का मतलब उसको कोई भी वस्तु या सेवा उधार में मिल जाए, वो उसकी साख कहलाती है। तो व्यापारिक बैंक हमें जो उधार देते हैं वो साख हुई। बेसिक रूप से अगर हम देखते हैं वो हमारी साख हुई। उधार किन शर्तों पे दिया जाता है वो सेकेंडरी पॉइंट है, लेकिन बैंकों ने हमें उधार दिया है, वो साख है। अब वो साख से साख सृजन कैसे होता है ये हम इसके आगे देखेंगे कि व्यापारिक बैंकों के पास हम धन जमा करवाते हैं। व्यापारिक बैंक जो धन हमने जमा करवाया है उस धन का केंद्रीय बैंक के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ भाग अपने पास रखते हैं, बाकी का धन किसी दूसरे व्यक्ति को उधार देते हैं। उधार दिया गया धन पुनः वापस व्यापारिक बैंक में आ जाता है और व्यापारिक बैंक के पास फिर वो जमा पूंजी बन गई। जमा धन का फिर वो अपने पास कुछ न कुछ भाग रखेगा, शेष धन फिर उधार दे देगा। उधार दिया गया धन फिर पुनः वापस बैंक के पास आ जाता है। तो एक बार जो प्रारंभ में धन जमा हुआ वो प्रारंभिक जमा है, उसमें व्यापारिक बैंक का कोई योगदान नहीं है। उस जमा धन का फिर भाग जमा हो रहा है, वापस जा रहा है, जमा हो रहा है, वापस जा रहा है। ये जो प्रक्रिया है इसे ही साख सृजन कहते हैं। इस साख सृजन की मान्यता में देखें हम तो सभी व्यापारिक बैंकों को मिलाकर के एक इकाई माना है और अर्थव्यवस्था में जितने भी भुगतान हैं वह बैंक के द्वारा ही हो रहे हों और बैंक अपने पास रिजर्व अनुपात रखते हों और समाज में उधार की मांग इतनी अधिक है कि संपूर्ण उधार देय धन का पूर्ण प्रयोग हो जाता हो। यानी कि व्यापारिक बैंकों को एक इकाई माना गया है, यानी कि एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज ए वन यूनिट, और जितने भी भुगतान हो रहे हैं वो बैंकों के द्वारा ही हो रहे हैं। बैंक अपने पास रिजर्व अनुपात रखते हों और जितनी मांग है उतना ही संपूर्ण देय धन के रूप में प्रयोग हो रहा हो। तो साख सृजन क्या कहलाता है? बैंक जनता से रुपए मांग जमा के रूप में प्राप्त करते हैं। आवश्यकता होने पर बैंक उधार देते हैं। उधार दिया गया नगद रूप में न आकर के वापस जमा के रूप में आ जाता है। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इसे ही साख सृजन कहा है। इसलिए प्रोफेसर किन्स ने कहा है कि ऋण जमा की संतान है और जमा ऋण की संतान है। यानी कि हमने जो उधार दिया गया वो जमा में परिवर्तित हो जाता है और जो जमा किया हुआ धन है वो वापस उधार में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब बैंक में रुपए जमा करवाए जाते हैं तो बैंक उसका कुछ भाग अपने पास निश्चित प्रतिशत के रूप में नगद कोष के रूप में रख करके बाकी धन उधार दे देता है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जो धन हम जमा करवाते हैं उसका कुछ भाग बैंक अपने पास रख करके शेष धन उधार देता है। उधार दिया गया धन ऋणी का खाता खोल करके दिया जाता है, जिससे व्यर्थपूर्ण वापस वो बैंक में जमा हो जाता है, उसे व्यर्थपूर्ण जमा कहते हैं। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और साख जमा उत्पन्न हो जाती है और साख जमा से साख सृजन होता है। अब रिजर्व अनुपात क्या होगा? CRR और SLR।
यानी कि जो कैश रिजर्व रेशो है जो बैंकों में केंद्रीय बैंक ने व्यापारिक बैंकों के लिए निर्धारित कर रखा है, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो वैधानिक तरलता अनुपात है जो कि केंद्रीय बैंक ने व्यापारिक बैंकों के लिए निर्धारित कर रखा है, वो बैंकों को अपने पास रखना होता ही होता है। तो बैंक अधिकारियों को अनुभव के आधार पर यह ज्ञात है कि सभी जमाकर्ता बैंक से एक साथ पैसा नहीं निकालते, इसलिए बैंकों को सारा डिपॉजिट नहीं रखना पड़ता, बल्कि बैंक एक न्यूनतम हिस्से के रूप में रखते हैं जिसे LRR कहते हैं, यानी कि CRR और SLR, यानी कि LRR माइनस लीगल रिजर्व रेशो, इसे LRR कहा जाता है। अब CRR है कुल जमा के निश्चित प्रतिशत भाग RBI के पास रखना होता है। SLR है, ये हमने पहले पढ़ा है, इसका कुछ भाग न्यूनतम प्रतिशत के रूप में अपने पास रखना होता है। अब LRR 10% माना हमने, तो इनिशियल डिपॉजिट जो प्रारंभिक जमा है, मान लो 100 रुपये जमा करवाया, बैंक ने कुछ भाग अपने पास रखा जिसे कि 10% रखता है, बाकी का धन उधार दे देता है जो 90%, 90 रुपये, 90 में फिर वो 10% रखेगा 9, बाकी का धन उधार दे देगा 81 रुपये, फिर 81 का 8.1 रखेगा, 72.9% उधार दे देगा। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि टोटल कैश LRR टोटल कैश रिजर्व के रूप में बैंक के पास जमा ना हो जाए। ये जमा हो जाएगा तो प्रारंभिक जमा रिजर्व अनुपात के रूप में जब जमा हो जाती है तो साख सृजन की प्रक्रिया वहीं पे बंद हो जाती है। अब बैंकों द्वारा कितना साख सृजन हुआ, टोटल डिपॉजिट मनी रही 1000, इनिशियल डिपॉजिट था 100 रुपये, तो 100 रुपये में 100 रुपये के 1000 रुपये जमा हुए, तो साख सृजन कितना हुआ, साख सृजन हुआ 900 रुपये, क्योंकि 100 रुपये में तो कोई योगदान नहीं है, टोटल 1000 रुपये जमा हुए, तो साख सृजन हुआ 900 रुपये। तो टोटल मनी क्रिएशन 1000, 100 का 10%, 1000, और 1000 का 10 गुना साख सृजन के साख गुणक के रूप में जमा हुआ है। अब साख गुणक होता है 1/LRR, यानी कि LRR और साख गुणक के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है 1/10%, यानी कि 10। जब LRR का मूल्य बढ़ता है तो साख गुणक का मूल्य घटता है, और जब LRR का मूल्य घटता है तो साख गुणक का मूल्य बढ़ता है। ये मैंने पहले बताया था, LRR और साख गुणक के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। साख सृजन क्षमता बहुत कुछ बैंकों द्वारा रखे जाने वाले रिजर्व अनुपात पर भी निर्भर करती है। तो क्रेडिट क्रिएशन व्यक्तिपूर्ण जमाओं के योग के बराबर होती है। अब इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाएं क्या हैं, जी कि जनता की तरलता, पसंदगी या नगद राशि रखने की प्रवृत्ति साख सृजन बहुत कम हो जाता है। अगर लोग जनता नगदी अपने पास रखेंगे तो साख सृजन की प्रक्रिया कम हो जाएगी। निवेश का वातावरण अनुकूल होने पर लोग बैंक से ज़्यादा उधार लेंगे और साख सृजन अधिक होगा। जनता से बैंकों को नगद राशि कम मिलने पर साख सृजन कम होगा। ऋण लेने वालों के पास जमानत की मात्रा, इस पर भी साख सृजन निर्भर करता है। ऋण लेने वालों के पास जमानत की मात्रा कम है तो साख सृजन कम होगा, जमानत की मात्रा ज़्यादा है तो साख सृजन ज़्यादा होगा। बैंकों द्वारा रखे जाने रिजर्व अनुपात कम है तो साख सृजन कम होगा, रिजर्व अनुपात ज़्यादा है तो साख सृजन ज़्यादा होगा। केंद्रीय बैंक की नीति पर निर्भर करता है। केंद्रीय बैंक की नीति के द्वारा साख सृजन निर्धारित होता है। केंद्रीय बैंक की नीति अगर रिजर्व अनुपात कम रखाने वाली होती है तो साख सृजन ज़्यादा होगा, रिजर्व अनुपात अधिक रखने वाली होगी तो साख सृजन कम होगा। केंद्रीय बैंक के द्वारा ही साख सृजन की मात्रा को, मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। देश में वैधानिक मुद्रा की मात्रा, देश में वैधानिक मुद्रा की मात्रा पे साख सृजन निर्धारित करता है। देश में वैध मुद्रा अगर अधिक मात्रा में है तो साख सृजन अधिक होगा, कम मात्रा में है तो कम होगा। बैंकिंग सुविधाएं और विकास पे साख सृजन निर्भर करता है। बैंकिंग सुविधाएं जितनी अधिक होंगी साख सृजन उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक विकास होगा। राजनीतिक दशाएं, राजनीतिक दशाएं अगर स्थिर सरकार है, स्थिर राजनीतिक दशाएं, देश का सुस्थिर विकास हो रहा है, एक निर्धारित गति से विकास चल रहा है तो साख सृजन अधिक होगा, नहीं तो साख सृजन कम होगा। और सरकार की नीति भी मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने और घटाने की में नियंत्रण रखती है। सरकार की नीतियां अगर उदार हैं तो साख सृजन अधिक होगा, देश में अधिक मुद्रा का प्रसार होगा, अधिक मुद्रा की गति होगी। और सरकारी नीति अगर इसके विपरीत हैं तो उस देश में मुद्रा की मात्रा कम होगी। अतः साख सृजन की कई सीमाएं हैं, लेकिन यदि जनता के पास करेंसी न रहे और सारी करेंसी बैंकों में ही रहे और बैंक अपने पास अतिरिक्त रिजर्व न रखें तो शीघ्र ही उधार देते जाएं तो साख सृजन की मात्रा सबसे अधिक होगी। तो ये साख सृजन की प्रक्रिया है।
बेसिक रूप से देखा जाए तो साख सृजन का मतलब एक ही निकलता है, और वो ये है कि हमारे पास जो धन जमा है उसको हम बैंकों में जमा कराएं, बैंक अपने पास रिजर्व अनुपात रखें, शेष धन उधार दे दें, उधार दिया गया धन वापस बैंक में जमा हो जाए। इस प्रकार जमा ऋण में और ऋण जमा में बदलती रहती है, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसे ही साख सृजन कहते हैं। और इसके लिए प्रोफेसर केन्स ने कहा है कि जमा ऋण की संतान है और ऋण जमा की संतान है। और प्रोफेसर सेयर्स ने कहा है कि बैंकर्स केवल द्रव्य या इनकी मुद्रा जुटाने वाली ही संस्था नहीं है, वे मुद्रा के निर्माता भी हैं। अतः किसी भी कोटेशन में, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, चाहे ऋण जमा की संतान हो, जमा ऋण की संतान हो, या बैंकर्स द्रव्य का मुद्रा का निर्माण करने वाली संस्था हो, या फिर साख सृजन की प्रक्रिया को समझाओ, या फिर बैंकों द्वारा साख सृजन कैसे किया जाता है, या फिर देश में व्यापारिक बैंक मुद्रा का निर्माण कैसे करते हैं, इसमें कोई से किसी प्रकार से कोटेशन से क्वेश्चन आ जाए, ये पूरे साख सृजन की प्रक्रिया को इसमें समझा के आना है। बहुत बहुत धन्यवाद।